नमस्कार। आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। पत्नियों को ज्यादा अधिकार दिलाने के लिए हिंदू विवाह कानून और विशेष विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। सरकार ने मंत्री समूह की उस अनुशंसा को स्वीकार कर लिया जिसमें यह कहा गया है कि कुछ नए जो है प्रावधान जोड़े जाएं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1955 में, ताकि यदि तलाक होता है तो पत्नी को जो है पति की पैतृक संपत्ति पर भी हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, और अगर उसका बंटवारा नहीं हो सकता है तो पर्याप्त जो है मुआवजा कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए। इसके बाद इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी अगर शादी अंतिम रूप से टूट जाती है तो वैसी स्थिति में भी तलाक का प्रावधान होना चाहिए। 3 साल तक का उसमें समय दिया गया है और उसमें बहुत सारी बातें हैं जिन पे चर्चा हम इस बहस में करेंगे। तो आज हम इसी विषय पे बहस कर रहे हैं कि जो संशोधन प्रस्तावित है उससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि 2010 4 अगस्त को सबसे पहले लोकसभा में ये संशोधन विधेयक पेश किया गया। तत्कालीन विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने पेश किया था और उसके बाद उसको जो स्टैंडिंग कमेटी है पब्लिक ग्रीवांसेस और लॉ एंड जस्टिस, उसको दे दिया गया और फिर उसके बाद ये विवाद का विषय बन गया। इसको लेकर के मंत्रिमंडल के अंदर भी जो है सो एक मत नहीं बनाया जा सका और अंत में मंत्री समूह को दिया गया जिसकी अनुशंसा आई है और उसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उम्मीद की जाती है कि आगामी मानसून सत्र में ये विधेयक पेश हो जाएगा और शायद ये संशोधन जो है स्वीकार कर लिए जाए। इसी पर आज हमारी चर्चा है। इस बहस में शामिल हैं दीपिका भारद्वाज, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऑल इंडिया फॉरगॉटन वीमेंस एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं, वर्तिका नंदा हैं जो कि एक जानी मानी कवयित्री हैं, मीडिया विश्लेषक, सामाजिक चिंतक हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर इनकी पुस्तक भी है। साथ ही हैं शालिनी जैन जो खुद पीड़िता हैं और इनका कहना है कि पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने इनको निकाल दिया घर से। और हमारे साथ हैं जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व पुलिस अधिकारी किरण बेदी। आप सबों का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ एक और पुरुष पीड़ित हैं योगेश, उनके पास भी हम जाएंगे। तो सबसे पहले वर्तिका जी आप बताएं कि ये जो संशोधन प्रस्तावित है, दो मुख्य बातें हैं। एक तो मुआवजा की बात है और दूसरी बात है कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, शादी अंतिम रूप से टूट जाए। कहा जा रहा है कि इसको वीमेन फ्रेंडली बनाया जा रहा है, कानून ऐसा हो जो महिलाओं को जिससे मदद मिल सके। आप क्या मानती हैं? देखिए, एक तो मैं इमोशनल लेवल से अगर इस सवाल को डील करूं, कोई भी औरत नहीं चाहती उसकी शादी टूटे। ये अंतिम चीज़ होती है जब वो कहती है कि चलो अब शादी टूट रही है, टूटने दो। कोई नहीं चाहती। दूसरी बात ये, 2 दिनों से इस देश में लगता है एकदम तिलमिलाहट का माहौल आ गया है। अभी औरत के हाथ में अधिकार नहीं आया, अभी तो सिर्फ इस प्रस्ताव की बात हो रही है, अभी तो पार्लियामेंट में से पास होना है, पूरी तरह से तिलमिलाहट आ गई। ये भी दिखा रहा है कि कोई नहीं चाहता औरत को अधिकार मिले और इसकी बड़ी वजह यह है कि पॉलिटिकल रडार में औरत कहीं नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी खुलेआम नहीं कहा कि सबसे पहले औरत की सुरक्षा हमारे लिए बड़ी ज़रूरी बात है। और अगर आप हमारा इतिहास देखिए, आज़ादी के बाद से अब तक 700% केसेस बढ़े हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, 1 लाख से ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं। औरत अगर चुप रहती है तब भी वो मरती है, बोलती है तब भी मरती है, और जब वो कहती है मेरा अधिकार मुझे मिल जाए तो भी समाज को वो पसंद नहीं आती। तो सवाल ये है, समाज में तो आधी आबादी तो महिलाओं की है, लेकिन वो आधी आबादी में एक बड़ी आबादी उनकी है जो चुप है। उन्हें चुप रहना पड़ता है क्योंकि समाज एक बोलती हुई औरत को हजम नहीं कर पाता। और मुझे ये बात देखकर हैरानी हुई, बार बार हैरानी होती रही है कि अब भी जब ये बात हुई, अभी तो सिर्फ प्रस्ताव हुआ है, तो उसका विरोध शुरू हो गया ये सोचकर कि कहीं औरत को हथिया ना ले। कोई भी औरत हथियाने के लिए शादी नहीं करती, औरत शादी करती है घर को बसाने के लिए। बाद में अगर स्थितियां बदलती हैं तो मेरा ये मानना है और मैं स्ट्रांगली मानती हूँ, अगर एक औरत ने अपनी ज़िंदगी को की आहुति दे दी है, और ज़िंदगी की आहुति औरत ही ज़्यादा देती है, उसके लिए आसान नहीं है दूसरी शादी कर लेना या फिर तीसरी शादी कर लेना। पुरुष के लिए आसान है। इसलिए मैं मानती हूँ कि ऐसे इश्यूज़ को सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी डील करना चाहिए। लेकिन आपने जो कहा कि कोई महिला नहीं चाहती कि शादी टूटे, तो क्या आप कहती हैं कि पुरुष चाहते हैं कि शादी टूटे? शायद हो सकता है, पुरुष के पास और विकल्प भी हो सकते हैं, पुरुष के पास अलग तरह की आज़ादी भी हो सकती है। औरत आमतौर पर, आप ये बताएं, तो ठीक है आपके सारे आरोप जो है वो जो भी हो, आप कह रहे हैं कि इस तरह की बात है, महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह है, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन क्या ये जो कानून बनेगा उनको हक मिलेगा, इससे फायदा होगा?
मुझे लगता है काफी हद तक फायदा होगा, इसलिए होगा क्योंकि एक सपोर्ट की जरूरत होती है। जब औरत की शादी टूटती है तो वो वैसे भी काफी हद तक टूट जाती है, इमोशनली भी, पारिवारिक तौर पर भी। मायका भी उसका अपना नहीं होता और ससुराल भी उसकी अपना नहीं लेकिन होता। मैंने तो देखा है कि बहुत सारी महिलाओं का ये ट्वीट आया है कि हम कोई पुरुष पे निर्भर नहीं हैं, ये तो और भी जो है उनकी आर्थिक निर्भरता बढ़ाने की बात है। देखिए, मैं ये जो है बहुत सारी महिलाओं की ओर से मैंने देखा कि ट्वीट किया इस गया बात है। का मैं एक ही जवाब देना चाहूंगी, हम भले ही कहते हैं हम बहुत मॉडर्न जमाने में आ गए हैं, आज भी हिंदुस्तान में 1000 महिलाओं पर एसिड अटैक हो रहे हैं। क्या हम उसे हटा सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि 700% जो रेट, इतने अपराध बढ़े हैं मॉडर्न होने के बावजूद भी तो बढ़े हैं? हाँ, ये दीपिका आप बताएं, आपका क्या मानना है, क्योंकि आपका एक अभियान दूसरी तरह का है कि जो तमाम कानून बनाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनका दुरुपयोग हो रहा है। सुधांशु जी, जहाँ तक बात आती है, वर्तिका जी बोल रही थी कि कोई भी औरत चाहेगी नहीं कि उसका घर टूटे। मुझे लगता है कि ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, ये आहुति अपनी ज़िंदगी की दे देना और ये सब बातें। आज अगर इस टाइम की सोसाइटी में हम लोग कोर्ट्स में जाके देखें कि लड़कियां किस तरह से डिवोर्स केसेस लड़ रही हैं, डिवोर्सेस मांग रही हैं विदाउट एनी मिस्टेक ऑफ देयर हस्बैंड, कोई उनकी गलती नहीं है, वो डिवोर्स मांग रही हैं, कुछ भी उसके कारण हो सकते हैं। मुझे लगता नहीं है महिलाएं आहुति दे रही हैं। डिवोर्स जो आजकल हो रहे हैं वो कितने दिनों के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3-4 साल के बाद, कोई बहुत लंबी अवधि नहीं होती है डिवोर्स की। और मुझे नहीं लगता कोई भी महिला उतने दौरान में आहुति दे चुकी होती है। ऑलरेडी हमारे भारतवर्ष में इतने सारे कानून हैं जिनका मिसयूज हो रहा है। और आप जाके देखिए, जहाँ पे जब पैसे की बात आ जाती है तो वो वुमेन सेल में भी, मीडिएशन सेल्स में भी लड़कियां बहुत खुले मुंह से पैसे मांग रही हैं। सारी की सारी बात लव, ट्रस्ट, प्यार, कर्तव्य, कहीं पे कोई बात नहीं होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसकी कोई बात नहीं होती है। सारी की सारी बात कहाँ पे अटक जाती है? कॉम्पनसेशन पे। मुझे नहीं समझ में आता कि हम लोग इतना ज़्यादा विक्टिमाइजेशन जो औरतों की है हमारी कंट्री में क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों हम उनको सेल्फ डिपेंडेंट होने का लेसन नहीं दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमेशा एक औरत को ये कहना कि हर चीज़ उसकी ज़िंदगी में उसके पति के ऊपर ही निर्भर करती है, जब वो उसके साथ हो तब भी वो उसके ऊपर पूरी ठीक है, डिपेंडेंट। आर्थिक निर्भरता होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे नहीं है, जहाँ औरत ने घर को संवारा है, सजाया है और उसके योगदान की कोई कीमत नहीं आंकी जा रही है, और अचानक चाहे जो ही परिस्थिति हो, जिम्मेदार चाहे जो भी हो, अगर तलाक हो जाता है, शादी टूट जाती है, तो क्या ये कर्तव्य नहीं है पति का और समाज का कि हम उसको पूरी तरह से आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान कर सकें? मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। जहाँ से हम लोग ये लॉज इंपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली सुधांशु जी, बाहर की कंट्रीज से, वेस्टर्न कंट्रीज से, हम लोगों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर कितने भी आप लॉज ले लीजिए जो हम बाहर की कंट्रीज से बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इन सब लॉज में बहुत ही न्यूट्रलिटी रखी जाती है। इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज ले लीजिए या फिर आप प्रॉपर्टी डिवीजन ले लीजिए, एक कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन, वाइफ का कंट्रीब्यूशन, कितने साल वो रहे हैं, कितने बच्चे हैं, वो सारी चीज़ें आकी जाती हैं और उसके बाद वो इवैल्यूएशन हो रहा है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि चाहे 2 महीने की शादी है, चाहे 2 साल की शादी है, चाहे 20 साल की शादी है, अगर कोई औरत 20 साल अपने घर में रही है, उसने इतना कंट्रीब्यूट किया है, तब डिवोर्स हो रहा है, तब उसका हस्बैंड अगर उसको नहीं दे रहा है तो वो गलत है। इस मामले में कॉम्पेंसेशन जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन वहां पे जहाँ पे 2 महीने, मतलब कोई समय सीमा कुछ होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, लॉ की न्यूनतम अवधि इम्प्लीमेंटेशन इतनी होनी चाहिए। शादी कितने साल बाद अगर तलाक बिल्कुल, होता है, बिल्कुल, ये नहीं कि 6 महीने बाद हो जाए, 1 साल के बाद हो जाए तो उसको पूरा हक मिल बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हाँ, किरण बेदी जी, आप बताएं कि आप क्या मानती हैं, क्योंकि आपका व्यापक अनुभव है पुलिस प्रशासन का भी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी, कि जो नया कानून आ रहा है, कितना आप मानते हैं उससे फायदा और कितना दुरुपयोग की जो बात कही जा रही है, दुरुपयोग की संभावना कितनी है? उस दुरुपयोग को रोकने के लिए ही उन्होंने मैजिस्ट्रेट के लिए छोड़ा है डिस्क्रिशन। 50-50 नहीं कहा, जो बाहर कई कंट्रीज में 50% स्ट्रेट। अब वो उन्होंने कोई परसेंटेज की बात ही नहीं की। ये रिकमेंडेशंस में ये है कि मैजिस्ट्रेट के सामने जाए, दैट मींस इट्स केस टू केस बेसिस। तो वही बात है, उसमें निश्चितता नहीं रहती है, अनप्रेडिक्टेबल हो गया, अनप्रेडिक्टेबल हो गया, दैट्स राइट। बट कहीं तो आप विश्वास करेंगे, तो इसका मतलब है दोनों जिन्हें अब केस मैजिस्ट्रेट असेस करेगा। अब सिचुएशन ये है कि पुरुष और महिला अपनी लीगल ताकत में बराबर नहीं होती। पुरुष के पास कई बार साधन होते हैं, वो अच्छा वकील ले आएंगे, लड़की कहाँ, औरत कहाँ से वकील लाएगी? तो यहाँ पर वो अधूरा। सो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट की काबिलियत पर डिपेंड करेगा कि वो मैजिस्ट्रेट की रुचि की ओरिएंटेशन कैसी है, वो बैलेंस के लिए है। किरण जी, आपकी बात सही है कि सामान्य तौर पे हमारे यहाँ पितृ सत्तात्मक समाज है, पुरुष मजबूत होते हैं, ये बात सही है, लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण थे जहाँ महिला ही मजबूत होती है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि वैसा ये चीज आ जाएगी फिर मैजिस्ट्रेट के सामने कि महिला ऑलरेडी कमा रही है,
महिला की अपनी प्रॉपर्टी है अगर वो कैटेगरी आए तो नेचुरली। इसीलिए मैं समझती हूँ जस्टिस डिमांड किया जा सकता है और जस्टिस जरूर होगा, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने अब एक तकड़ी होगी, किधर मतलब आप ये मानती हैं कि ये जज के ऊपर छोड़ देना जो है अच्छा है? मैं समझती हूँ अच्छा ये मतलब प्रावधान बनाने के कि इतना प्रतिशत जो है उसकी संपत्ति दोनों जने एग्जैक्टली ये पूरा मूल्यांकन होगा। मैं समझती हूँ ये बेटर ही होगा। अगर वो जैसे कह रहे थोड़ा समय है तो योगदान क्या रहा, किसी ने गृहिणी बन के बहुत मेहनत की, पति ने खूब कमाया, उसने सारा घर की सपोर्ट दी और उसके अपने नाम पे कुछ नहीं है, सब कुछ पति के नाम पर विश्वास चलता रहा, एक दिन विश्वासघात हो गया और वो इरिट्रेबल मैरिज पर चला गया। लेकिन उसकी भी मूल्यांकन हो रही है कि उसकी कितनी सपोर्ट रही उस व्यक्ति को कुछ बनाने में। तो मैं समझती हूँ कि ये लेकिन किरण जी, जो हम लोग देखते हैं जो पारंपरिक परिवार हैं, वो बात सही है कि पत्नी का, महिला का बहुत योगदान होता है, लेकिन उनका वर्चस्व भी परिवार पर उतना ही होता है। मतलब हम लोग देखते हैं वो पति जो है सो बिल्कुल सर नहीं हिला सकता। अगर वो कह देगी कि पैसा खर्च तुम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकता है, भले पैसा पति कमाए लेकिन पत्नी का अधिकार होता है। जी, कोई दो घर बराबर नहीं होते। इसलिए जज के सामने मैं समझती हूँ केस टू केस बेसिस मेरे व्यू में जस्टिस हम आशा तो कर रहे हैं, इनजस्टिस तो नहीं। प्रिजम्पशन ये है कि दोनों को सुन के जस्टिस होगा, प्रिजम्पशन ये नहीं है कि दोनों को सुन के इनजस्टिस होगा। इनजस्टिस की प्रिजम्पशन तब होती है जब एक तरफी बात सुनी जाती है। चलिए ठीक है, फिलहाल में छोटा सा एक ब्रेक और उसके बाद हमारे पास तो पीड़ित और पीड़िता भी, उनकी भी बात सुनेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। अदिति रुको रुको, अभी खाना कैसे? अभी तो अम्मा जी रोई नहीं है। अरे मास्टर जी, मैं क्यों रोऊं भला? अरे आप ही तो कहती हैं जब तक रोए नहीं तब तक खाना नहीं देना चाहिए। अरे वो तो मैंने मुन्नी के लिए कहा था। नहीं अम्मा, अब देखो मुन्नी 7वें महीने में आ गई है, अब मुन्नी को खाना दो, ना रोए तब भी। और हाँ, अब मुन्नी को दिन में कम से कम 3 से 4 बार खाना खिलाओ। जी हाँ, 7वें महीने से बच्चे को मुलायम मसले हुए अनाज, दालें, सब्जियां और फल थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना शुरू कर दें। दिन में 3 से 4 बार, और उसे माँ का दूध पिलाना जारी रखें। और वो 4 बातें याद है ना? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इस गोल्ड ज्वेलरी के कितने पैसे मिल जाएंगे? बहन जी, ये तो सब पीतल है। What? अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने बेटे का एडमिशन कैसे कराऊंगी? अगर आपने सोने की ज्वेलरी खरीदते समय उस पर हॉलमार्क के 5 निशान देखे होते तो आज यूं निराश ना होना पड़ता। हॉलमार्क का निशान, शुद्धता की पहचान। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। ग्राम सभा के कुछ सदस्य आए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत हुए काम काज के खातों की जांच करना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पंचायत के काम काज का हिसाब मांगना ग्राम सभा का हक है। ग्राम सभा की मीटिंग के दौरान पंचायत द्वारा कराए गए कामों की गुणवत्ता पर चर्चा के साथ साथ हिसाब किताब की जांच और काम पर किए गए खर्चों की पुष्टि की जा सकती है। पंचायत द्वारा कराए जा रहे कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सोशल ऑडिट बहुत जरूरी है। गाँव का विकास, भारत का विकास। अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1955 में जो संशोधन का प्रस्ताव है उसको लेकर के हमारे साथ हैं शालिनी जिन, जो खुद ही पीड़िता हैं। हाँ शालिनी, आप बताएं कि ये जो कानून बन रहा है और आपका व्यक्तिगत अनुभव भी कुछ इस तरह का है, उसके बारे में ही बताएं। और ये बताएं कि अगर पति की संपत्ति में, जिसमें पैतृक संपत्ति भी शामिल है, उसमें हक मिलता है तो व्यापक स्तर पे क्या इससे फर्क आएगा? मुझे लगता है कि ये लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे केस पे, मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को 10 साल दिए। मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी काम नहीं करने दिया, ये उनके विश थी। मैंने अपना नौकरी छोड़ा, मैं घर बैठी, और मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद
सेम डे उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं 4 महीने के बच्चे को लेकर, अब मुझे ये बताइए कि अब मैं कहाँ जाऊँ? मतलब लॉ में मुझे अब मैं कहाँ से काम करूँगी? जब मैंने 10 साल मैंने काम नहीं किया, जब मैं काम कर सकती थी तब आपने मुझे काम नहीं करने दी। अब आप बोलते हैं कि जाइए। पति की मौत के 1 दिन के अंदर निकाल दिया? सेम डे, उसी दिन उन्होंने। वो सदमे में नहीं थे? अभी बेटे की मौत का सदमा होगा ना? नहीं, उन्होंने मुझे सेम डे बोला कि हमारा बेटा गया और आपसे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि बेटे के बाद बेटा ही बहू को लेकर आता है और वो नहीं रहा तो बहू से और बच्चों से कोई रिश्ता नहीं है। 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके सेम डे मेरे पेरेंट्स मुझे वापस लेकर आए। उसके बाद मैं दोबारा गई, दोबारा फिर यही हुआ। उसके 14वें दिन मैं फिर से गई अकेले कि नहीं वो मेरा घर है। उन्होंने मार पिटाई करी, मेरी छोटी सी बच्ची को इतना मारा। मैंने पुलिस में कंप्लेन करी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं। आप अब ये, जब मैं जिंदगी जीऊं, अपने बच्चों को पालूं, काम करूं या मैं कोर्ट में केस लड़ूं? अब मुझे 10 साल के बाद आप ये बताइए, ये तो औरतों के साथ बहुत ज़्यादा। ये है कि ठीक है इससे फ़ायदा होगा, लेकिन आप जो कह रही हैं वो तो जो अभी कानून वर्तमान में है उसके तहत ही आपको सारा अधिकार है, क्योंकि पति की मौत के बाद जो विधवा होती हैं, पत्नी होती हैं, उनका सारा अधिकार है पति की संपत्ति पे। तो ये तो हुआ कि कानून लागू नहीं हुआ आपके मामले में, तो ये क्या ज़रूरी है कि नया कानून जो बने वो भी लागू हो ही जाए? नहीं, लेकिन आप ये देखिए, उससे आपको मेंटल सपोर्ट मिलता है। एटलीस्ट आपको पता होता है कि आपके फेवर में कुछ चीज़ें और हैं जो आपको और हेल्प। मेरे केस में मुझे मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी में शेयर मिलना चाहिए, लेकिन 4 साल से मैं अपने घर तक में जाने का, मेरे पास रेजिडेंस ऑर्डर है, फिर भी मैं अपने घर में नहीं जा तो न्यायिक व्यवस्था की कमी हुई। नहीं, न्यायिक व्यवस्था भी मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन कानून इम्प्लीमेंट कैसे होता है वही तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ कानून बना देने से तो फर्क आने वाला है नहीं। उसको इम्प्लीमेंट करना और अवेयर करना उसके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप बोलते हैं एक औरत को कि नहीं, ये हस्बैंड बोलता है शादी करके कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, आप काम नहीं करेंगे, और उसके बाद वो तलाक लेता है। फिर वो औरत उससे आप क्या करेगी? वो कहाँ जाएगी? फिर वो उस नए सिरे से जिंदगी शुरू करेगी। नहीं, वो आपकी बात सही है कि एक शेर को पिंजड़े में 10 साल बंद कर दो, उसके दांत तोड़ दो और फिर जंगल में छोड़ दो कि अब तुम अपना शिकार खुद ढूंढो, तो वो संभव नहीं है। वो बात आपकी सही है। मैं सिर्फ इतना आपसे कह रहा हूँ कि आपकी जो व्यक्तिगत, जो आपके साथ जो भी घटना हुई, दुर्घटना हुई, आपका जो तजुर्बा है उसमें ये बताता है कि कानून अपने आप में पर्याप्त नहीं है, कानून के अलावा कुछ और भी चीजें होनी चाहिए तब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 4 साल से एनफोर्समेंट मशीनरी बहुत कमजोर। हाँ, क्योंकि 4 साल से आप अपने घर के अंदर जाने का अगर आप नहीं ऑर्डर ले सके, आप ऑर्डर के बाद अपने घर के अंदर। चलिए, हमारे साथ एक पुरुष पीड़ित भी हैं, योगेश हमारे साथ हैं और उनके साथ भी धोखा हुआ है। योगेश, आप बताएं कि आपके साथ क्या हुआ? आपकी पत्नी ने पहले से शादी कर रखी थी, फिर आपसे शादी हुई। आप बताएं आपका अनुभव क्या है और इस कानून के बारे में आपका नजरिया क्या है? अगर ये कानून बनता है तो उससे क्या फर्क आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर? मैं योगेश कुमार फरीदाबाद में रहता था और मैंने दिल्ली में इस संस्था में रजिस्ट्रेशन करवाया था, जहाँ पर मेरी मुलाकात पूजा से हुई थी और पूजा ने भी अनमैरिड शो कर रखा था। तो मुझे शादी के तीसरे दिन पता लगा कि उसकी शादी, पहली शादी सिकंदर कलसी के नाम के लड़के के साथ हुई थी जो रोहिणी में रहता है, और दूसरी शादी उसकी नितिन अरोड़ा जो पानीपत में रहता है उसके साथ हुई थी, और तीसरी शादी मेरे साथ। तो अब इस लड़की ने धंधा बना रखा है कि जगह जगह शादी करना और पैसे ऐंठना। तो अब अगर ये कानून पास होता है तो मेरे से अलावा जितने भी हस्बैंड हैं सबसे प्रॉपर्टी ले लेगी, और जितनी बार तलाक करेगी उतनी बार उसे हस्बैंड की प्रॉपर्टी मिलेगी। मैं तो यही कहना चाहूंगा, इस कानून का दुरुपयोग ज्यादा होगा, ऐसी लड़कियां नाजायज फायदा उठाएंगी इस कानून का। इसीलिए ऐसा केस जब जज के पास जाएगा। ठीक है, ये बताएं कि आप जो है अभी आपका मुकदमा तो चल ही रहा होगा, उसकी क्या स्थिति है? अगर आपकी पत्नी ने तीसरी बार शादी की और पहली 2 शादियां पता नहीं तलाक हुआ था नहीं हुआ था तो ऐसे ही रद्द हो जाता है, उसका तो कोई मतलब है नहीं, उसकी कानूनी स्थिति क्या है आपकी शादी की? अब मैंने उनके ऊपर 420 फाइल कर रखा है इस अनमैरिड के आधार पे कि उसने अनमैरिड बता के मुझसे शादी की थी, और उसने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस 125 डाइवोर्स और 498A डाल रखा है करकरडुमा कोर्ट में, और मैंने फरीदाबाद कोर्ट में 420 फाइल कर रखा है। अभी तो 420 में चार्ज फाइल हो गए हैं और 498 में अब चार्जशीट फाइल हुई है। आज 5 साल हो गए हैं, अभी तक तो मुझे न्याय मिला नहीं, पता नहीं आगे कितने साल लगेंगे। और आपकी पत्नी ने फिर आगे भी कोई शादी की या नहीं? हाँ जी, उसने डिवोर्स एक्स पार्टी करा के, जो जहां हम पहले रहते थे वो मकान मैंने सेल कर दिया है,
उस मकान के एड्रेस पे मुझे संबंध मिले नहीं और 3.5 महीने के अंदर उसने एक्सपायरी डिवोर्स करा के और रीमैरिज भी कर लिया। विकास खन्ना नाम का लड़का है और मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उसने क्या एल्यूमनाई मांगी, मेंटेनेंस? आपसे क्या उसने पैसे भी मांगे? किरण बेदी जी का सवाल है, कोई पैसे मांगे? टेक महिंद्रा में जॉब करती थी तो जज साहब ने मैं तो डिप्रेशन में आ गया था तो उल्टा मैंने ही उससे 1500 रुपए मंथली मेंटेनेंस मुझे मिलती है, लेकिन वो देती नहीं है सेक्शन 24 में। न्याय हुआ ना? देती नहीं मिला आपको, देती नहीं है वो देती नहीं है। उसको तो नहीं ना कुछ मिला सुधांशु जी। चलिए चलिए ठीक है लेकिन वो केसेस तो लड़ रहा है ना, अंतराल यहाँ पे, यही मैं कहना चाह रही थी, यही फैसला। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। मैम उसके तीसरे सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। लाइए दीजिए, मुझे इसे दूध पिलाना है। 5 महीने का हो गया है, अब तो बादाम का हलवा खाएगा। अरे भाई साहब, अरे आइए। क्या नाम रखा है लाडले का? हम इसका नाम रखेंगे वीर बहादुर प्रताप। ऐसे तो इसका नाम मरियल सिंह होना चाहिए। कैसे बात कर रहे हैं आप? भाई साहब 6 महीने का होने से पहले माँ के दूध के अलावा बाहर का कुछ भी खाएगा तो बहादुर नहीं मरियल सिंह ही बनेगा। जन्म के बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए, पानी तक नहीं। जी हाँ, पानी देने से बच्चे को डायरिया यानी दस्त का खतरा रहता है और बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है। तो चारों बातें याद है ना? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। डॉक्टर किसी की भी जान बचा सकता है, पर अगर डॉक्टर से ही गलती हो जाए तो उसे सजा कौन देगा? इंडियन मेडिकल काउंसिल। उपभोक्ता अदालत का यह आदेश हम पर लागू नहीं होता। पर मेरे जो हजारों रुपए खर्च हुए उनकी गलती की वजह से क्या मेडिकल काउंसिल वो देगी? जी नहीं, उपभोक्ता अदालत इस आदेश का अनुपालन कराएगी, डॉक्टर के लिए वारंट जारी करेगी और आदेश न मानने पर सजा भी देगी। जागो ग्राहक जागो। अंतराल के पहले हम एक पीड़िता और एक पीड़ित से सुन रहे थे कि उनके साथ क्या घटा। अब आगे हम बाकी जो मेहमान हैं उनसे सुनेंगे। हाँ, सबसे पहले वर्तिका जी आप बताएं, आपने सुना है कि योगेश के साथ जो जीवन में घटा जो भी है बहुत दर्दनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो जो संभावना है दुरुपयोग की बहुत ज़्यादा है और अगर ये कानून बन जाएगा तो स्वाभाविक है हर जगह तो पता होता नहीं कि आप शादीशुदा हैं नहीं है, धोखा देके फिर वो करेगी और हर कोर्ट में कहाँ से जानकारी हो कि वहाँ भी इसका कोई मुकदमा चल रहा है। वो 10 शहर में जाके शादी करेगी और इस तरह से हर जगह की पति की संपत्ति में जो है। मेरा एक ही जवाब है सुधांशु जी, जब भी कोई बात औरत को लेकर होती है दुरुपयोग की बात पहले हो जाती है और हम ये नहीं सोचते कि उपयोग ही नहीं हो पा रहा, अभी तो इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा। आप जाइए दिल्ली के नानकपुरा थाने में और आप जाइए किसी भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में और आप ये देखेंगे बाहर जाकर कि कितनी विक्टिम्स वहाँ आती हैं अपनी शिकायत को लेकर और उसके बाद वो वहीं से लौट जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर और हमें विक्टिमाइज किया जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जहाँ तक एक और सवाल ये उठता है कि जब ये बात हो रही है कि कोर्ट में कितना उनको मिलेगा और वो जज उसका फैसला करें, मेरा मानना ये है बेहतर ये होता कि एक मिनिमम तय कर दिया जाता कि इतना मिनिमम होगा, उसके बाद कोर्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा, जज का डिस्क्रिप्शन रहेगा। तीसरी बात मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मिनिमम अगर तय हो भी जाता है तो मामला तो अदालत ही जाएगा जाए अदालत जाए, लेकिन मिनिमम जरूर तय हो, अदरवाइज ये मैनिपुलेशन होगी। तीसरा मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, हिंदुस्तान के सबसे बड़े ज्वेलर के यहाँ जब ऐसा केस हुआ, उन्होंने पहले ही जब बेटे की शादी हुई और वो दूसरी या तीसरी शादी थी, उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया और सारी प्रॉपर्टी उन्होंने HUF में दिखाई और यहाँ तक उन्होंने ये साबित कर दिया कि घर में जो साइकिल है वो तक उनके पास अपनी नहीं है, कपड़े तक कंपनी की तरफ से आते हैं और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ज्वेलर है। तो ये मामले भी होते हैं जहां पर ये पहले से तयशुदा भी होता है कि हमें कैसे पत्नी को तंग करना है। के तहत बहुत सारा टैक्स में भी उसमें छूट मिलती है, बहुत सारी बातें हैं, उसका एक अलग दुरुपयोग होता है कि वो तो एक मतलब अलग मुद्दा है। मेरा मानना यह है कि हमें ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि इस सदी में औरतें सुरक्षित हैं। मेरा मानना यह है इस सदी में जो पढ़ी लिखी हैं, दीपिका ये जो कह रही है उस बात में काफी दम है, क्योंकि ये बात तो सही है कि ठीक है इनके साथ, योगेश के साथ इस तरह की घटना, कुछ और भी पुरुष हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर मर्द क्या करते हैं, खास करके जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है या कोई और मतलब जो संगठित क्षेत्र है वहां काम नहीं करते हैं, तो
पर्सनल इनकम टैक्स तो रिकॉर्ड बताता है केवल 3% लोग देते हैं, और हर आदमी जाके झूठ बोलता है कि हमारे पास तो कोई आमदनी है नहीं, हम अपनी पत्नी को कुछ दे नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां की, और हवाला यहां तक तो है कि बहुत सारे लोग तो हवाला के ही ऊपर अपनी जिंदगी निकाल देते हैं, सारा नकद है ट्रांजैक्शन, कैसे मिलेगा औरतों को हक? नहीं सुधांशु जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर हमारे ऑलरेडी जो लॉज, जैसा कि पहले भी बात हो रही थी, हमारे पास ऑलरेडी जो लॉज हैं उनकी ही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। औरतों के हक के लिए आज भी 5 अलग अलग लॉज हैं जिसमें वो मेंटेनेंस ले सकती हैं। अब अगर वो मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही है या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है तो लॉ में लूप होल है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे हाई कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट, जजेस, पूरा भारत हाहाकार कर रहा है कि लॉज का इतना ज्यादा मिसयूज हो रहा है। आपके पास कुछ ठोस उदाहरण है इस तरह के? देखिए, जैसे योगेश बता रहे थे, बहुत लकी है इनको, उसकी 3 शादियों के बारे में पता चल गया। ये एक बैंगलोर का केस है, मतलब लड़की ने कपड़े भी दोनों शादियों में सेम पहने, उसके माँ बाप ने भी कपड़े सेम पहने हैं, ठीक है। अब ये लड़का दर दर भटक रहा है कि इसको बीच में जो दूसरी शादी हुई है उसका पता चल जाए। लड़की लड़के पहले वाले से भी मेंटेनेंस का मुकदमा करके बैठी है, लड़के से 2 करोड़ का घर, 1 करोड़ की मेंटेनेंस और पर मंथ 2 लाख रेगुलर मेंटेनेंस मांग रही है। इस लड़के के बारे में सोचिए, इसका बिजनेस थोड़ा सा खराब हुआ तो लड़की घर छोड़ के चलेगी। सुधांशु जी, मैं सबसे बड़ी बात जो बोलना चाहूंगी, जहां हम हक की बार बार बात करे जा रहे हैं, क्या हम थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं? मैं वापस से इनिशियल ऑफ द एक बार सुधांशु जी, नहीं, आज एक लड़का अगर इमोशनल अब्यूज करता है, फिजिकल अब्यूज करता है, फाइनेंशियल अब्यूज करता है, सारे के सारे अंडर क्राइम है, उसको पनिशमेंट मिलती है। लेकिन लड़की अगर लड़के को बोले कि अपना घर छोड़, अपनी माँ बाप को छोड़ दो, लड़की अगर लड़के को बोलती है कि मुझे लैविश लाइफस्टाइल चाहिए, लड़की अगर लड़के को बोलती है जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो, अगर वैसा नहीं करोगे तो मैं केस कर दूंगी, तो वो कोई क्राइम नहीं है। उसके पास उपाय आ गया ना, इररिट्रीवेबल मैरिज। अब पहले उसको साबित करना पड़ता था क्रूरटी, अब करेगा इररिट्रीवेबल कि मेरे से रोज रोज डिमांड करती, मैं ये डिमांड्स नहीं मीट कर सकता। अच्छा, अब इसको फायदा हुआ, तो पुलिस में नहीं कानून से इसको ये फायदा हुआ। ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कहना है, उसका 2008-2009 के आंकड़े हैं कि जितनी महिलाओं ने आत्महत्या की है उसकी 2 गुनी संख्या में पुरुषों ने आत्महत्या की है। तो ये जो है, लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, अत्याचार पुरुषों के प्रति भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरी नजर में ये मेरे पास एक 7 पेज का सुसाइड नोट है यहाँ पे सुधांशु। इसकी बीवी कह रही थी कि मेरी बातें मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर डाउरी का केस कर दूंगी। लड़के ने इनकी बात हम अंतिम रूप से मैं ये समझू एक बात, ताकि लड़के भी सुन रहे, लड़कियां भी सुन रही, इस कानून से जज जब दोनों की सुनेगा और मीडिएशन सेल भी वर्क करेगा, मैं समझती हूँ दोनों को न्याय के लिए, अपने न्याय के लिए मांग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसमें महिला का संक्षेप में, चूंकि आपके साथ व्यक्तिगत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, लेकिन पूरे समाज के बारे में अगर आप सोचिए तो आप क्या कहेंगे? पूरे समाज के लिए अगर बात करें तो ये, जैसे मैडम ने कहा है कि ये जब आप पूरी तरह से विश्वास करके एक न्यायिक प्रक्रिया में जाएंगे तो जज दोनों की बात सुनेगा। मतलब अदालत पे हमको भरोसा रखना चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि जज के पास विशेषाधिकार दिया गया है। 3.5 करोड़ केसेस अभी भी हमारी कोर्ट्स में पेंडिंग है, जजेस के ऊपर कितनी लायबिलिटी। समय समाप्त हो गया, एक बड़ा मुद्दा है, हम चर्चा समाप्त करेंगे। दीपिका, वर्तिका नंदा, शालिनी जैन, किरण बेदी, आपका और योगेश, आपका बहुत धन्यवाद। हम इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि कानून जो भी बने और जब उसका प्रारूप सामने आएगा अगले सत्र में, तो शायद उस पर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से विचार कर पाएंगे। लेकिन अगर अदालत को यह अधिकार दिया जाता है तो यही उम्मीद करते हैं कि अदालत अपने उस अधिकार का निश्चित रूप से विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करेगा और दोनों पक्षों को न्याय मिल सके। इसी के साथ हम चर्चा समाप्त करते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजें as.ddnews@gmail.com या sudhanshuranjan@hotmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। आमने सामने, कमरा संख्या 511, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कॉपर मार्ग, नई दिल्ली 110001। नमस्कार।